नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं आंचल गुलाटी गुंबर। हम नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत के साथ एक नई सुबह लेकर आए हैं, जहां पर अवसर अपार हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए नया सवेरा। बिल्कुल, धन्यवाद शैला। और यहाँ हम बात करेंगे एक अलग अंदाज में प्रेस रिपोर्ट्स की। बात होगी भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर, जहां हम खेल जगत में क्या कुछ हिट है और कैसे आपकी सेहत फिट रहने वाली है, उस पर भी करेंगे चर्चा। जी हाँ, बात करेंगे, टेक टॉक करेंगे और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर बात जो आपके दिन को खास बनाने वाली है। बिल्कुल, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में CEO राउंड टेबल सम्मेलन में लेंगे भाग। निवेश को लेकर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में आज से GST परिषद की बैठक। GST में रिफॉर्म पर होनी है चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की करेंगी अध्यक्षता। बिहार चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आज बुलाई बीजेपी नेताओं की बैठक। दोनों डिप्टी CM होंगे शामिल। भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान में भारत ने भेजी 21 टन राहत सामग्री। जयशंकर बोले, हालात पर नजर। अब तक 1411 लोगों की मौत। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। नोएडा, गाजियाबाद में आज सभी स्कूल बंद। उधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। तो शहरा, सबसे पहले खबरों में बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया यानी चिप इंडस्ट्री से जुड़े इस बड़े मेगाथॉन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में जो CEOs का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन है, उसमें हिस्सा लेने वाले हैं और साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहे विकास पर भी यहां चर्चा होगी। बिल्कुल, और इस दौरान कंपनियों के CEOs भी अपने विचारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराएंगे। और इसके अलावा आज दूसरे दिन 4 सत्र आयोजित किए जाने हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड स्टेट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन क्रिएशन पर सत्र शामिल हैं। और कल नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की गति देने के उद्देश्य से सेमिकॉन इंडिया 2025 का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाले ये 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को आगे बढ़ाने पर अपने लक्ष्य को केंद्रित कर रहा है। और कल प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि भारत आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ऐसी भूमिका निभाएगा कि दुनिया देखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटा सा चिप डिजिटल डायमंड है और भारत को इसकी ताकत का पूरा अंदाजा है। इसमें सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, सेमीकंडक्टर फैब और इनोवेटिव पैकेजिंग परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान और विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI में इनोवेशन, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन जैसे तमाम विषय हैं जिन पर चर्चा लगातार चल रही है। तो CEO राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आज, जहां पर बुनियादी ढांचे की तैयारी और स्मार्ट विनिर्माण पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में कुल 12 ऐसे MOUs हैं जिन पर साइन हुए। ये जो MOUs हैं उसमें कैमरा मॉड्यूल, माइक्रोफोन, बड्स, मिनिएचर पैकेजिंग और प्रतिभा विकास के इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में जो तमाम स्वदेशी तकनीकें यानी मेक इन इंडिया के विकास पर इसे केंद्रित किया गया है।
सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप टेक अलायंस के गठन की भी घोषणा की, जिसमें $1 बिलियन की प्रतिबद्धता पहले ही मिल चुकी है। शुरुआत में ये अलायंस जो है सेमीकंडक्टर्स पर केंद्रित रहेगा, लेकिन आगे चलकर ये क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस जैसे जो अग्रणी क्षेत्र हैं उनमें इसका विस्तार करता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की लागत वैश्विक मानकों की तुलना में 15 से 30% अधिक प्रतिस्पर्धी है। भारत ने कभी भी परियोजनाओं को जल्दीबाजी में स्वीकृति नहीं दी है, बल्कि हर परियोजना को व्यावसायिक मूल्यांकन के बाद ही मंजूरी दी गई है, जिससे स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके। डीप टेक अलायंस कैपिटल का एक अच्छा सोर्स भारत में बन के आ रहा है, जिसमें कि भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना है। और इसमें सेमीकंडक्टर एक लीड ले रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे जो डीप टेक सेक्टर्स हैं उन सबको भी इसमें कवर किया जाएगा। और आईटी मंत्री ने बताया कि करीब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सभी के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात की जाए, गैस मैन्युफैक्चरर्स का अगर जिक्र करें शैला, हर तरह का जो मटेरियल मैन्युफैक्चरर है, करीब हर स्टेक होल्डर यहाँ पर आपको उपलब्ध है। और इससे ये आपको पता चलता है कि दुनिया को भारत के लिहाज से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शंस पर कितना भरोसा है। करीब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के सारे स्टेक होल्डर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, गैस मैन्युफैक्चरर्स, हर एक मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, करीब हर स्टेक होल्डर का यहाँ पे प्रेजेंस है। दैट शोज द कॉन्फिडेंस द वर्ल्ड हैज ऑन इंडियाज सेमीकंडक्टर जर्नी। तो मुझे प्रधानमंत्री की जापान में कही हुई वो बात याद आ रही है शैला, जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा था कि वर्ल्ड इज नॉट ओनली वॉचिंग बट इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया, यानी भारत पर भरोसा है। और इसी भरोसे की बात अभी आईटी मंत्री भी कह रहे थे। बिल्कुल, और हमने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी चिप एक बड़े बदलाव की वाहक बन सकती है। प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया कि ये छोटी सी चिप नहीं है बल्कि ये हीरा है। और डीडी से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि करीब 3.5 साल पहले भारत में इस मिशन की शुरुआत की गई। बिल्कुल, और इतने कम समय में ही भारत ने इस क्षेत्र में दुनिया का भरोसा जीत लिया है। 3 साल से भी कम समय में सेमीकंडक्टर उद्योग में तरक्की करना भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात है। कैसे देखते हैं सर इसको? भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास हो, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करीब हर चीज़ में होता है, चाहे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टीवी की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लैपटॉप हो, स्कूटर हो, लाइट्स हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। इसलिए भारत में ये रॉ मटेरियल बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिप्स हाईटेक होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इसके प्रोसेसेस होते हैं। इसीलिए देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन बनाकर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में आरंभ किया। और बहुत ही भारत के लिए, देश के लिए गौरव की बात है कि 3 साल के एक छोटे से टाइम फ्रेम में इतनी एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है, काफ़ी आगे बढ़े। और पहली मेड इन इंडिया चिप 2025 में पायलट लाइन से बनने लगी है। 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर पायलट लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। पूरे देश में अब तक 10 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, इन 10 में से 4 में ऑलरेडी पायलट लाइन तक पहुंच गए। तो बहुत अच्छी उपलब्धि है देश के लिए, और इसमें पूरी इंडस्ट्री, राज्य सरकारों का योगदान, केंद्र सरकार का काम, सब मिला के सभी का संपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह से अश्विनी जी ने बताया कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो लगातार ऐसे सेमीकंडक्टर बना रही है जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और आने वाले टाइम में इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस भी किया जाएगा। बहुत ही जल्द कमर्शियल जो चिप है वो भी देखने को मिलेगी। कैमरा उत्तम के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और तपस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तपस, अगर इसे हम चिप क्रांति कहें या भारत में एक नए चिप युग की शुरुआत कहें तो गलत नहीं होगा। कल केंद्रीय मंत्री ने, अश्विनी वैष्णव जी ने भारत में निर्मित चिप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। कहीं ना कहीं ये एक नए युग की शुरुआत है, भविष्य के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी शुरुआत है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम बात करते हैं कि जो आज के डेट में जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उनको डायमंड्स कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने खुद कल कहा कि पहले के ज़माने में ऑयल को कहा जाता था कि काला सोना, और आज डायमंड जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है आज अब हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप कैमरा में हैं, मैं कैमरा में कह दूं, वो कैमरा कहाँ से चलता है? वो कैमरा सेमीकंडक्टर चिप से चलता है। आप जहाँ पे पैनल पे लोग काम कर रहे हैं, वो जो सिस्टम चल रहा है वो भी उस सेमीकंडक्टर चिप से चल रहा है। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब सेमीकंडक्टर चिप आ चुके हैं, और पहले भारत इस पे निर्भरशील था दूसरे देशों पे, अब भारत में खुद ये सेमीकंडक्टर चिप बनने वाले हैं और ये पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है ये कहीं ना कहीं देश को एक नए आयाम पे लेके जाएगा। प्रधानमंत्री ने जैसे कल कहा, और सबसे बहुत अहम चीज़ थी कि वो दिन दूर नहीं है कि जब डिज़ाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया और ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड, यानी कि डिज़ाइन भारत में, मेड बनाया जाएगा भारत में और विश्वास होगा पूरे विश्व का। ये जब रहेगा तब भारत सेमीकंडक्टर हब में अपने आप को एक प्लेयर के हिसाब से, एक नए आयाम के हिसाब से देखेगा। ये करीब करीब $1 ट्रिलियन का एक ये मार्केट है। करीब अगर हम बात करें 2030 तक ये 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर इसका होने वाला है। और भारत चाहता है कि करीब करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर का मार्केट शेयर अगले 3 से 4 साल में हो जाए। और ये इकोसिस्टम तैयार होने में समय लगता है। देखिए पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने, उनका विजन को देखें। इस बार भी जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे लाल किले से, तो उन्होंने कहा था कि सेमीकंडक्टर जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज देख रहे हैं आप कि ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और कमर्शियल मेक इन इंडिया जो सेमीकंडक्टर है वो भारत में आने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे एग्जीबिशन में। सेमीकॉन इंडिया 2025 दुनिया का सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर एक तरह से सम्मेलन है उसमें इसकी शुमार है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे, सीईओज की कॉन्फ्रेंस है, जितने भी टॉप के सीईओज हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके साथ इनकी मीटिंग भी है। यह पूरा घूम के देखेंगे इस पूरे एग्जीबिशन को। और यहाँ पे देश को और पूरे दुनिया को यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि भारत आ चुका है। हम कहते हैं ना कि एक बहुत फेमस लाइन है कि एक आइडिया का समय आ चुका है। अब ये आइडिया का नहीं, एक समय आ चुका है भारत का सेमीकंडक्टर चिप में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपना दमखम दिखाने का। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा ना तापस कि मेड इन इंडिया, डिजाइन बाय इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड, यानी भरोसे से पूरी दुनिया आपको देख रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये कि किस तरह से, क्योंकि सरकार 70% से ज़्यादा का आपको इंसेंटिव देती है जब आप सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या ब्लूप्रिंट है इस पूरे सेक्टर में एक गेम चेंजर बदलाव लाने के लिए, ताकि वैश्विक पटल पर इस पूरे क्षेत्र को एक बूस्टर डोज मिले? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरीके से डीप टेक अलायंस का आपने जिक्र किया था इससे पहले भी, वो है। इसके साथ साथ अभी देश में करीब 10 सेमीकंडक्टर हब बनाए गए हैं। जो कंपनीज़ हैं उनको बोला गया है यहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ इंडियन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रही है, खुद इंडियन कंपनीज़ खुद भी कुछ उसमें काम कर रही है। तो ये जो एक आंदोलन जैसे शुरू किया गया है, वो आंदोलन अब वो हम देख पा रहे हैं कि वो अब ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो रहा है। किस तरीके से ये जो सेमीकॉन का जो एग्जीबिशन है ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरीके से देश में जो विजन लेके प्रधानमंत्री आगे बढ़े थे वो विजन अब हमें एक तरह से सच होता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे देशवासियों के लिए। जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में हम एक मोबाइल से बात करें या कहीं से भी बात करें, कुछ भी करें, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, किसी भी चीज़ में हम बात करें उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। और ये सेमीकंडक्टर जो है वो हम जैसे कहा था पहले हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर थे, अब मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से लिहाज से हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। देखिए डिज़ाइन जो होता है सेमीकंडक्टर की जो डिज़ाइनिंग होती है वो देखिए जो डिज़ाइन होता है ना, वो अभी भी 20% जो लोग पूरे विश्व में डिज़ाइन करते हैं वो अभी भी भारतीय मूल के हैं। इनफैक्ट भारत से डिज़ाइनिंग भी होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो था वो नहीं हो पाता था। अब वो बदलने वाला है, वो समय बदलने वाला है। और बिल्कुल यही समय है, सही समय। और इसीलिए जो बैकएंड ऑपरेशनल सपोर्ट है उसे कैसे फुल ट्रैक हमें नेशन में बदलते हुए सेमीकंडक्टर के लिहाज से इसे
विश्व स्तरीय बनाना है, इसी की बात प्रधानमंत्री ने की। और आज भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की फंडिंग हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे भी लगातार हम इस पूरे खबर पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद स्वागत है, नया सवेरा देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रही है आंचल, और इस बार की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, 4 स्लैब्स में से सिर्फ 2 स्लैब्स रह जाएंगे और 2 दिन की इस बैठक में जो जीएसटी काउंसिल है वो अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा करने वाली है। और बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो क्या महंगा, क्या सस्ता और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, ये इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। साथ ही बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने वाली हैं। बिल्कुल, वित्त मंत्री ने बैठक से पहले मंगलवार को कहा कि आगामी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और ज्यादा सरल बनाएंगे और विशेष रूप से जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए अनुपालन बोझ को कम किया जाएगा। इससे छोटे व्यवसायों की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। और इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के एक समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का एक खाका भी साझा किया था। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसने जो टैक्स की दरें हैं उन्हें कम करने के लिए केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई और अब काउंसिल इन सिफारिशों पर विचार करने वाली है। प्रस्तावित जो सुधार है उसमें मौजूदा जो 12% और 28% का जो टैक्स स्लैब है उन्हें हटाकर क्या रहेगा, केवल 5% और 18%, यानी कि 2 दरें रखना प्रमुख रहेगा। और इसके अलावा कुछ जो सिलेक्टेड आइटम्स होंगे यानी कि चुनिंदा वस्तुएं हैं उस पर 40% का विशेष दर जो है उससे कर लगाया जाएगा। तो कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी से जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन्हें राहत की उम्मीद है। और ये कर सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। तो जीएसटी रिफॉर्म पर काउंसिल की बैठक, जीएसटी में कटौती की उम्मीद, केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा कर चुकी है प्रस्तावित सुधार। तो जीएसटी रिफॉर्म पर काउंसिल की इस बैठक पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये जो बैठक होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार इसमें कई बड़े बदलाव ला सकती है और आम लोगों के लिए ये काफी जो है आसान बनाया जा सकता है, उनके जेब को भी फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की थी, तो जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की जो नींव है वो उसी दिन रखी जा चुकी थी जब प्रधानमंत्री ने इस बात का आह्वान किया कि दिवाली में लोगों को बम्पर तोहफा इस बार मिलने जा रहा है। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने अपनी सिफारिशें जो है वो काउंसिल को सौंपी और उसी पर आज बातचीत के लिए, उसी पर आज चर्चा के लिए आज सुषमा स्वराज भवन में करीब 11 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी। और इसके 3 बड़े आयाम हैं। आप समझिए कि ये जो पूरा का पूरा जीएसटी है उसका स्ट्रक्चरल चेंज होने जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ विसंगतियां हैं आज जीएसटी के रेट्स को लेकर के, जिसमें इनपुट पर ज़्यादा जो टैक्स है वो देना पड़ता है, आउटपुट पर कम टैक्स देना पड़ता है। इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसी जो विसंगतियां हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, वो एक बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है रेट रेशनलाइजेशन। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि रेट्स जो हैं वो कई सारे हैं। आज 5 स्लैब्स में जीएसटी की जो दरें हैं उसको घटा करके कैसे हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 दरों में ला सकते हैं,
वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना होगा कि बहुत सारे जो आइटम्स हैं जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले हैं वो अब केवल 5% के दायरे में आ जाएंगे। बाकी के जो हम ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो आपको 18% के दायरे में आते हुए दिखाएंगे। तो यही अब आपको 5 और 18 दो के जो जीएसटी रेट्स हैं वो आपको देश में देखने को मिलेंगे। एक और रेट हो सकता है 40% का, जिसमें केवल जो तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी जैसी जो वस्तुएं हैं, मादक पदार्थ, उनको रखा जा सकता है, जिनको सिन गुड्स कहते हैं। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होगा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रेट रैशनलाइजेशन और तीसरी बात है ईज ऑफ लिविंग। कैसे जो कारोबारी हैं उनके जीवन को और आसान बनाया जाए, उसको लेकर के सिंप्लीफिकेशन प्रक्रिया, जैसे आप आयकर रिफंड आपको बनाया आयकर रिटर्न जो है वो वेबसाइट पर ही प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से जीएसटी की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। लोगों के जो रिटर्न्स हैं वो भरे भराए मिलेंगे, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न की जा सकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन किया जाएगा। अभी जो मुश्किलें आ रही हैं छोटे कारोबारियों को, उसमें जो दिक्कतें ना हो उसके लिए प्रोसेस रिफॉर्म्स किए जाएंगे। तो प्रोसेस रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और ये रैशनलाइजेशन, ये 3 चीज़ें हैं जिन पर आज चर्चा होने की उम्मीद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसमें केंद्र के वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जबरदस्त उदाहरण है। उम्मीद ये की जा सकती है कि आज ये जो नींव पड़ेगी, जरूर ही उसका कुछ असर आपको इस दिवाली में आते हुए दिखाई देगा और जो रिफॉर्म्स है वो दिवाली तक लागू हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और दिवाली से पहले ही जो ये फैसले लिए जाएंगे वो लागू होंगे, तो एक बड़ा गिफ्ट हम मान सकते हैं, खासतौर पर जिस तरह से करों में जो बदलाव है, जो दरें हैं उसमें बदलाव किया जाएगा, जिसकी वजह से आम आदमी को सहूलियत होगी। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में और बात करते हैं इस साल बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बिहार बीजेपी नेताओं की एक बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में चुनाव को लेकर रणनीति पर भी बात होने वाली है और अब तक की स्थिति का फीडबैक भी लिया जाएगा। इस बैठक में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत भाजपा सांसद भी शामिल होंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई, अमित शाह वहां बैठक लेने वाले हैं, खासतौर पे कार्यकर्ताओं के साथ, और साथ ही साथ ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है चुनावों से जुड़ी हुई। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करने वाली है और दोनों नेताओं के बीच मुख्य रूप से व्यापार, निवेश और साथ ही साथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कौशल विकास, स्वास्थ्य, संपर्क क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस पर भी सहमति व्यक्त की। और इससे पहले नई दिल्ली पहुंचने पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लॉरेंस वोंग का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री वोंग गुरुवार को द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लॉरेंस वोंग की यात्रा उस समय में हो रही है जब भारत और सिंगापुर अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो भारत दौरे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडफुल भारत के दौरे पर हैं। आज वो नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी उनकी एक बैठक होनी है। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कहा कि उनकी यात्रा से भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रही है। अपनी यात्रा से पहले जर्मन विदेश मंत्री ने भारत प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की भूमिका के बारे में चर्चा की। एक्स पर पोस्ट में वेडफुल ने जर्मनी और भारत के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा, सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल भर्ती जैसे क्षेत्रों को द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बताया। तो डॉक्टर एस जयशंकर और पीयूष गोयल से भी वो मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात होनी है। जोहान वाडफुल का ये भारत दौरा। और बात कर लेते हैं शैला अफगानिस्तान की, जहां भारत ने भीषण भूकंप से प्रभावित
अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी। भारत ने कल 21 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें कंबल, टेंट, स्वच्छता किट्स, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, आवश्यक दवाइयाँ, व्हील चेयर, हैंड सैनिटाइजर्स, जल स्वच्छ करने वाली गोलियां, शरीर में पानी और नमक की कमी पूरा करने वाले ORS घोल और चिकित्सा से जुड़ी वस्तुएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में और मानवीय सहायता भी भेजेगा। अफगानिस्तान में कल फिर भूकंप के एक बार फिर से झटके महसूस किए गए। अब तक 1411 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ मुसीबत के समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है और दोस्ती का हाथ हमेशा आगे बढ़ाता हुआ। भारत जब भी कोई भी देश अगर किसी भी इस तरह की आपदा से जूझता है। और आइए बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, जिसमें हमारी वायुसेना पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने और इसमें गेम चेंजर साबित हुई। हमारी संवाददाता अनंता डागर ने दक्षिण पश्चिमी वायुसेना कमांड के जो कमांडर हैं शैला, उनसे खास बात की और पता किया कि कैसे ड्रोन्स ने आधुनिक जंग की इस पूरे नजरिए को बदल कर रख दिया। आइए आपको सुनवाते हैं। हमने देखा कि कैसे यूक्रेन ने स्पाइडर्स वेब ऑपरेशन में टुपोलेव के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को सिर्फ $1000 ड्रोन से डेसिमेट कर दिया। तो आप अगर हमें बता सकते हैं कि ये एसिमेट्री है और आगे की लड़ाइयों में क्या हमारी एयरफोर्स ऐसी कैपेबिलिटीज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है क्या? एसिमेट्री आपने वर्ड बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। आपने कहा कि रशिया के खूब कॉस्टली बॉम्बर्स को यूक्रेन ने एक लो कॉस्ट वेपन के साथ में डेसिमेट किया, डिस्ट्रॉय किया। ये बिल्कुल सच है और हम लोगों ने अखबारों में इसके बारे में पढ़ा। तो मेरा इसके बारे में सिर्फ ये कहना है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश में खूब एग्जिस्ट करती है। इट इज़ फॉर अस टू इमेजिन हमारी एक्चुअल एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विल बी लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशन। हम उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इमेजिनेटिव तरीके से एम्प्लॉय कर सके और कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एक्रू कर सकें, डेफिनेटली इस संवाद का एक हिस्सा रहेगा। और अब इसके बाद में जो चर्चा होगी उसके अंदर इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में अभी तक तो हम जो अभी तक समझे हैं वो ये कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कैपेबिलिटी क्या है। अब उस कैपेबिलिटी को इमेजिनेटिव तरीके से एम्प्लॉय करना वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसेट होगा। और आगे बढ़ेंगे, नया सवेरा में बात कर लेते हैं किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से भूस्खलन से स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और अगले 16 से 18 घंटों में प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, वही राजधानी आज शिमला सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए लगभग पूरे प्रदेश में जो सभी शिक्षण संस्थान लगातार तीसरे दिन आज भी बंद रहेंगे और सबसे अधिक प्रभावित चंबा, मनाली, कुल्लू में बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसके चलते बिजली, सड़क, टेलीफोन सेवाएं ठप पड़ी हैं और इसके अलावा भाखड़ा डैम के सभी 7 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। बारिश और जगह जगह भूस्खलन से स्थानीय लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। गौरी और जोड़ी रामपुर गांव में बारिश से सड़क मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा और इसके अलावा विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा नौगाली के पास हाईवे पर ढहकर गिर गया। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जहां पर कई सड़कें हैं जो टूटी हुई, जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध है, कनेक्टिविटी को बहुत नुकसान पहुंचा है अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की। तो बिल्कुल, और पूरे उत्तर भारत में ही बारिश जो है हाल बेहाल किए हुए है। हिमाचल प्रदेश का हाल तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मंडी जिले के सुंदरनगर में देर शाम हुए भूस्खलन में 2 घर इसकी चपेट में आ गए। आंचल, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा जो खोज और बचाव अभियान है इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि बचाव दल ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। वहीं 2 लापता लोगों को निकालने की तलाश की जा रही है।
2 घर इसकी चपेट में आए हैं। पहले घर में 4 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 व्यक्ति जो शुरुआत में जो मिले थे, एक लेडी और एक बच्चा, उनको अस्पताल ले जाया गया, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। साथ में दूसरे घर में एक महिला का शव बरामद हुआ है। अभी पहले घर में फिर भी कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रेस्क्यू टीम, जहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज और पुलिस, हिमाचल पुलिस की टीम जो यहाँ पे तैनात है, वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में 23 जिलों के 1400 गांव प्रभावित है और अब तक 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग लापता है। वहीं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर के अजनाला में बने राहत कैंपों का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने बहुत ज्यादा अच्छे प्रबंध किए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, फजलका की बात की जाए, रोपड़ है, मोहाली है, और ये तमाम जो गांव हैं वो जलमग्न हुए हैं, जिनका संपर्क भी टूटा है, लेकिन लगातार सरकार मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात क्योंकि पंजाब की तो अब करते हैं उत्तराखंड की। वहां पर भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल भराव और भूमि कटाव प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण किया, नुकसान का जायजा लिया। बिल्कुल, धामी ने यह भी कहा है कि जो भी ज़रूरी सामान है, ज़रूरत का सामान है, यहाँ के लोगों की जो भी मांग है उस पर लगातार काम किया जाएगा। सभी आपदा प्रभावितों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में यहाँ की सड़क जो है वो ऊंची बनाई जाएगी। लोगों के लिए विस्थापन का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड में काम कर रहा है। लोगों से मिला हूँ और जो जरूरत की ज़रूरी सामान है या वहाँ जो लोगों की मांग है उस पर हम काम करेंगे। सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम लोग हैं। ऐसे समय में हमारे बच्चों का स्कूल जाना आना ये भी आगे चलकर सुचारू रूप से हो, उसके लिए मैंने वहाँ पर कहा है कि निकट भविष्य में सड़क ऊंची बनाई जाएगी। और साथ ही हर वर्ष इस प्रकार की समस्या है, विस्थापन इत्यादि के लोगों ने कहा है, उसके लिए भी कहा है कि विस्थापन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएं। सभी जगह पर हम प्रशासन हमारा अलर्ट है, 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहकर सभी के साथ समन्वय बना के काम कर रहा है। तो आंचल, हम लगातार देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल है। उत्तराखंड भी बारिश की इस मानसून की मार को लगातार झेल रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड में लगातार प्रयास करता नजर आ रहा है। खुद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं क्योंकि बात हमने पंजाब की आपको हिमाचल का हाल बताया, उत्तराखंड का भी जिक्र किया, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ जो 16 जिले हैं वहाँ पर आज तेज बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। शैला, और बात करते हैं लखनऊ, बरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, रामपुर, हापुड़, बिजनौर, खेरी, बहराइच, पीलीभीत और बदायूं में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, शहर के अधिकारी जो है हाई अलर्ट पर हैं और बाढ़ के जोखिम से निपटने के लिए, जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार क्या कुछ उपाय लागू किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। गाजियाबाद और नोएडा में भी आज स्कूल बंद हैं। यूपी में भारी बारिश को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल बंद हैं। गाजियाबाद में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर बाढ़ का भी खतरा जो है कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। भारी बारिश जो है वो लगातार आफत की बारिश नजर आ रही है। बिल्कुल, और इनलैंड ड्रेनेज की समस्या से बहुत सारे जिले जूझते हैं। यूपी की बात की जाए तो खास तौर पर कि पानी की निकासी अगर वक्त पर हो, नदी नालों की सफाई ज़्यादा हो, तो उससे पानी की निकासी की वजह से पानी का जल जमाव नहीं होता। इसलिए हमने देखा कि कल गाजियाबाद और जो नोएडा के स्कूल हैं, हमें रात को ही मैसेज आया जो तमाम पेरेंट्स हैं गाजियाबाद और नोएडा के, कि जो डीएम साहब हैं उन्होंने
छुट्टी की घोषणा की है ताकि बच्चों को बारिश में परेशानी का सामना ना करना भारी बारिश का अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। यूपी और नोएडा के स्कूलों को भी बंद रखने की जो है छुट्टी की घोषणा की गई है। तो लगातार हम ये बारिश का सितम देख रहे हैं। पूरा उत्तर भारत ही कहीं ना कहीं बारिश के सितम से दिखाते हैं, जूझता हुआ नजर आ रहा है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, जहां पहली तस्वीर पहली विंडो में आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश का हाल है, दूसरा उत्तराखंड, तीसरी राजधानी दिल्ली, फिर 5 दरियाओं का राज्य पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। अब इन 6 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि मौसम की मार किस तरह से पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मॉनसून कहीं ना कहीं अपना सितम जो है वो ढा रहा है। खास तौर पर बहुत सारी फसल बर्बाद हुई है पंजाब में, तो हमने देखा। और इस तरह से अगर हिमाचल की बात की जाए, उस तस्वीर का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो हाईवे पर जब भूस्खलन हुआ तो कनेक्टिविटी, यानी कि खास तौर पर देखा जाए अगर चंबा का जिक्र करें तो पठानकोट से काफी कम दूरी है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से वो टूट गया। और दिल्ली भी अब इस जो है इससे दूर नहीं बचा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से दिल्ली में भी एनसीआर में बारिश हो रही है और दिल्ली में यमुना का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं जो यमुना किनारे के जो एरियाज हैं उनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम पानी के लेवल की बात करें तो कल हथनीकुंड बैराज से 1.87 लाख क्यूसेक और वजीराबाद जो बैराज है वहां से 1 लाख क्यूसेक और ओखला बैराज से करीबन 1.35 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से जो दिल्ली में यमुना का जलस्तर है वो 206.45 मीटर के साथ एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। यमुना के पानी की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा नदी के जलस्तर की निगरानी के लिए लगातार गश्त की जा रही है। वहीं एहतियात के तौर पर ओल्ड आयरन ब्रिज को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है, निचले इलाकों में अलर्ट है। और संवाददाता भावना नैयर हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी दिल्ली के जो हालात हैं उनकी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि यमुना उफान पर है, निचले इलाकों में अलर्ट है और लगातार हम देख रहे हैं इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह से आंचल अस्थायी शिविर लगाए गए हैं? बिल्कुल, अस्थायी शिविरों में किस तरह से जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ये भी हम पूछेंगे। साथ ही साथ निचले इलाकों में जो बाढ़ का खतरा है इसको लेकर लगातार जो सरकार है वो राज्य सरकार लगातार सतर्क और सजग रहने की बात कह रही है। और ऐसे में अगर और पानी छोड़ा जाता है तो क्या रोड मैप है सरकार का, किस तरह की तैयारी है, ये देखना होगा। और कौन कौन से इलाके जो हैं इससे प्रभावित होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और उन इलाकों में क्या कुछ लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से उन लोगों को शिविरों में ले जाया जा रहा है या कौन से इलाकों में उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रशासनिक स्तर पर लगातार की जा रही हैं। हालांकि लोहा पुल है उसको बंद किया गया, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है वहाँ से, और सरकार लगातार उस बात को लेकर कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि किसी को भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों को अस्थायी शिविर में भी ट्रांसफ़र किया गया है उन तक हर ज़रूरत का सामान मुहैया करवाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर खतरे की आशंका को देखते हुए नदी के किनारे लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार लगातार इसको लेकर जानकारी दे रही है। और वक्त फिलहाल ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़ रही है हमारे खास कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा
हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग सिर्फ डीडी न्यूज पर। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल। बिहार बन रहा है रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल। 3 दिन लगता था जाने में, यहाँ लोकल में है तो थोड़ा टेंशन नहीं है। इज्जत की नौकरी अपना घर में, अपना गांव में, अपना स्टेट में। बात करेंगे बिहार के रियल हीरोज की। बहुत सुविधा, वहाँ के अकेले रहना पड़ता था, इससे रोजी रोजगार बढ़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट से लोगों की जुबानी, देखिए डीडी न्यूज की खास सीरीज बात बदलते बिहार की। ब्रेक के बाद स्वागत है नया सवेरा में। और नया सवेरा में अब समय आ गया है, बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी जो प्रमुख और दिलचस्प खबरें हैं, उन्हें हम समेटकर आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास समय नहीं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अखबार के सेगमेंट के जरिए तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं। तो पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो कि नवभारत टाइम्स है और खबर बात कर रही है उसी चिप इंडस्ट्री को लेकर जिसका जिक्र लगातार 2 दिन से हो रहा है। कैसे एक छोटी सी चिप हम $1 ट्रिलियन की जो मार्केट है उसको कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैसे जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और सरकार कैसे 70% का इंसेंटिव आपको देती है जब आप सेमिकॉन प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, और कैसे जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि हम बैक एंड ऑपरेशंस को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम फुल फ्लेजेड सेमिकॉन क्षेत्र में अपनी वर्चस्वता और इसे मुखरता से कैसे आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि जिस डिज़ाइन का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें DLI मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट किस तरह से किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वेंचर कैपिटलिज्म से जब हम इस पूरे इंडस्ट्री में आने वाले समय में एक गेम चेंजर बदलाव देखेंगे। क्योंकि आप समझे कि हर छोटी चीज़, भले आपका मोबाइल फ़ोन जिससे आप बात करते हैं, चाहे हम TV की बात करें, छोटी चिप्स की ज़रूरत होती है। और इस लिहाज से इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में बहुत अपार संभावनाएं हैं विकल्पों से जुड़ी हुई। और बिल्कुल, और अगली जो दिलचस्प खबर है और काम की भी खबर है वो हम ले रहे हैं जनसत्ता से। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं का प्रावधान शुरू किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हेलमेट जो है हम जानते हैं कि हमें जो है तमाम जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं तो उससे बचाव करता है। तो इस परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का ये जो है साझा इनिशिएटिव है नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को सफल बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना है और हेलमेट पहनने की लोगों में कहीं ना कहीं आदत डालना है कि किस प्रकार से हेलमेट पहना जाए ताकि सड़क हादसों को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो अभियान शुरू हो गया है, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी जो हैं वो यातायात पुलिस के सामने अभी हैं जो बरकरार हैं। चलिए, तो अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप मान लीजिए कि आपकी गाड़ी या दोपहिया वाहन है उसमें आप फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। और अब उन विदेशियों के लिए भारत में नो एंट्री है जो किसी न किसी अपराध में अगर लिप्त पाए जाते हैं। खास तौर पर कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ये जो नियम बनाया गया, जो आदेश पारित किया गया गृह मंत्रालय द्वारा कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक जो कि अपराध से जुड़ा हुआ जिसमें बाल तस्करी, जासूसी और ख़ास तौर पर भारत विरोधी गतिविधियां शामिल हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। यानी ऐसे विदेशी नागरिक जो कि हर राज्य और हर केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पर डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनका पूरा डेटा देखा जाएगा और उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा। ऐसे में ऐसे विदेशियों के लिए भारत में नो एंट्री। और एक खबर हम ले रहे हैं हिंदुस्तान अखबार से और खबर जो है आपके बहुत फायदे की है। अब खराब कॉलोनियां भी दूसरों को जो है नई दृष्टि दे सकता है। जी हां, नेत्रदान में मिले खराब और अनुपयोगी कॉलोनियां भी जल्दी ही अन्य लोगों के जीवन में नई रोशनी का कारण बन जाएंगे। एम्स और IIT दिल्ली के विशेषज्ञों ने बायो इंजीनियरिंग की मदद से ऐसे कॉलोनियां के प्रत्यारोपण को लायक बनाने में शुरुआती जो सफलता है वो हासिल कर ली है। तो कई फायदे रहेंगे इससे। ऐसे कॉलोनियां को 1 से 2 वर्ष तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। सुदूर क्षेत्रों में जहां पर कम नेत्रदान होता है वहां ये लाभप्रद साबित होगा। तो और दूसरा जो है किसी तरह के संक्रमण या चोट के कारण जिन लोगों की कॉलोनियां 1 या 2 परत खराब हो जाते हैं उन मरीजों में इस तरह की कॉलोनियां का जो है प्रत्यारोपण जो है वो किया जा सकता है। तो ट्रांसप्लांट आसान हो जाएगा। और अब अखबारों के जगत से आपको लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। तो दुनिया के सामने
चीन का शक्ति प्रदर्शन। विक्ट्री डे परेड में दिखाई नई मिसाइल्स DF-61 और JL-3 परेड में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेता हुए शामिल। पाकिस्तान में कई बम धमाके, धमाकों में कम से कम 25 लोगों की मौत। क्वेटा शहर में राजनीतिक रैली में 11 लोगों की हुई मौत। टैरिफ पर अपील कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे इमरजेंसी बैठक। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। वर्ल्ड वॉच के बाद अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक पर। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू होंगे। सुपर 4 में आज भारत का सामना कोरिया से होगा। और वहीं भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने यूएई में आयोजित ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट स्पेन के एलन पिचोट को मात दी। प्रणव ने 9 में से 7 अंक हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों में से पूरे 1 अंक आगे रहे। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अल्कराज ने इस क्वार्टर फाइनल में 20वीं वरीयता प्राप्त जिरी लेहका को हराया। और अब बारी है खेत खलिहानों और किसानों की। देखते हैं कृषि जगत में क्या खास है इस बार आपके लिए। तो बात करते हैं सोयाबीन की फसल की, जो कुछ दिनों में पकने के लिए तैयार है। यह अवस्था सोयाबीन की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। तो आइए जानते हैं कि इस समय किसानों को कौन कौन सी जरूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सोयाबीन, जिसे गोल्डन बीन्स भी कहा जाता है, प्रोटीन के साथ साथ आहार्य रेशे यानी फाइबर का उच्च स्रोत है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स के साथ साथ उच्च मात्रा में विटामिन, खनिज और आइसोफ्लेवोन्स जैसे लाभकारी फाइटोकेमिकल्स होते हैं। सोयाबीन की फलियों में इस समय दाने बन रहे हैं। सोयाबीन की फसल के लिए यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय सोयाबीन की सही तरीके से देखरेख हो जाए तो अच्छी पैदावार होना निश्चित है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को इस समय अपने खेत की लगातार निगरानी करनी चाहिए। खेत में जाकर 3-4 पौधों को हिलाकर देखना चाहिए कि कहीं इल्ली यानी कीट का प्रकोप तो नहीं है। यदि कहीं पर 1 वर्ग मीटर में 3 से 4 इल्लियां दिखाई दें तो कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। जहां सोयाबीन की फसल घनी होती है वहां गर्डल बीटल यानी रिंग कटर का प्रकोप संभव है। इसकी पहचान है कि पौधे पर 2 रिंग बने हुए और पौधे मुरझाए हुए दिखाई देंगे। सोयाबीन में होने वाली मुख्य बीमारियों में राइजोटोनिया, एरियल ब्लाइट, एंथ्राक्नोज और पीला मोज़ेक शामिल हैं। राइजोटोनिया एरियल ब्लाइट के लक्षणों में पत्तियों पर पानी से भीगे हुए धब्बे, तनों और फलियों पर घाव, पत्तियों का आपस में चिपकना और समय के साथ झड़ना शामिल हैं। ये लक्षण दिखाई देने पर फफूंदनाशक पायरोक्लोस्ट्रोबिन और इपोकोसिकोनाजोल या फ्लूक्सापाइरोक्सेट और पायरोक्लोस्ट्रोबिन का स्प्रे करें। सोयाबीन में एंथ्राक्नोज के लक्षणों में तने, फलियों और पत्तियों पर गहरे धंसे हुए घाव, पत्तियों का पीला होना और गिरना, फली का सड़ना, बीज का न बनना या सिकुड़ जाना तथा छोटे पौधों के अंकुरण में कमी शामिल है। इस रोग के नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 25.9 EC, टेबुकोनाजोल 38.39 SC आदि का स्प्रे करें। सोयाबीन में पीला मोज़ेक रोग के मुख्य लक्षणों में पत्तों का पीला पड़ जाना, पत्तों पर पीले और हरे धब्बों का बनना, पत्तों का खुरदुरा और सिकुड़ा हुआ दिखना, सफेद मक्खियों का बढ़ना और पौधे की वृद्धि रुक जाना है। इसके रोकथाम के लिए थायामेथोक्सोम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन ZC जैसे कीटनाशक का छिड़काव करें। गर्डल बीटल यानी रिंग कटर तथा रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, जसीड और तना छेदक कीट के रोकथाम के लिए थाइक्लोप्रिड SC या टेट्रानिलोप्रोल SC जैसे कीटनाशक का प्रयोग करें। सोयाबीन की फसल में 3 दिन से अधिक जल जमाव नुकसानदायक होता है। अतिरिक्त या अधिक वर्षा होने की स्थिति में खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान अगर कृषि वैज्ञानिकों के इन मशवरों पर अमल करें तो वे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। शमीम अख्तर, DD न्यूज।
और अब बात करते हैं गणेश उत्सव की। किस तरह से ये आस्था जो है और उत्सव का पर्व तो है ही, साथ ही साथ समाज को जोड़ने और सकारात्मक फैलाने का भी अवसर है। और वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी जो शिविर हैं उन्हें ध्वस्त किया। और इस गणेश उत्सव में सामाजिक संदेश ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित गणेश जी आकर्षण का केंद्र रहे। और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा के संदेश भी काफी प्रभावी हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात के वडोदरा में इस वर्ष गणेशोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित पर्यावरण अनुकूल गणपति की मूर्ति, INS विक्रांत, पाकिस्तान के ड्रोन को नष्ट करने वाला S-400 टैंक और राफेल लड़ाकू विमान आकर्षण का केंद्र हैं। मूर्तिकार दक्षेश जांगड़ ने एक विशेष थीम वाली इस प्रतिमा में भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना को दर्शाया है, जो देश की सुरक्षा के लिए अथक परिश्रम करती हैं। इस प्रतिमा में गणेश जी को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम के माध्यम से इस गणेशोत्सव ये संदेश कि भारत कभी युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन यदि कोई आंख दिखाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। कृष्ण भगवान के रूप में मैंने गणपति दिखाए हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आखिरी विकल्प युद्ध ही है, तो वो करना ही पड़ेगा। फिर इसमें नीचे की ओर INS विक्रांत और ऊपर की ओर S-400 टैंक और सबसे ऊपर राफेल लड़ाकू विमान दर्शाए गए हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन हमलों को नाकाम करने का प्रतीक हैं। प्रतिमा की डिजाइन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा और आत्मनिर्भर भारत का संगम है ये गौमय गणेश प्रतिमा। ये मूर्तियां पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों से सजी होती हैं और पानी में विसर्जित करने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। 9 इंच से लेकर 2 फीट तक की ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। वडोदरा के मनोज सिंह यादव और श्रुति सिंह द्वारा साल 2017 में शुरू की गई कामधेनु सेवा संवर्धन गौशाला देशी गाय की परित्यक्त, विकलांग और दूध न देने वाली गायों की सेवा और पालन पोषण करती है। इस गौशाला में 22 देसी गायें हैं। यहाँ गिर, कांकरेज और डांगरी जैसी नस्लों को संरक्षित किया गया है। गायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने 2019 से गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी और मिट्टी से बनी प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करके गौमय गणेश प्रतिमाएं बनाना शुरू किया था। मकसद इसमें यही है कि सबसे पहले तो गाय जो है वो लोगों तक पहुंच सके, हर त्योहार से जुड़ सके, समाज गायों के बारे में जान सके। और इससे पर्यावरण को सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एकदम प्राकृतिक है। इसमें गाय का गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है। तो अगर आप इसको जलाशय में भी विसर्जित करते हैं तो उससे इसको जो जलचर है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वो भी प्राकृतिक रंग है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। ये पूरे गौमय गणपति है, इसके कारण ये पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। फिर इसका विसर्जन करेंगे तो उस टाइम हम ये जो कलर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब का पॉल्यूशन नहीं रहेगा। सब मिट्टी में इसे एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं इसका। और दूसरा ये है कि ये हम गौमय गणपति है, जो इसका हिस्सा एक और जाएगा गौ की सेवा में। कामधेनु सेवा संवर्धन गौशाला ने 750 से अधिक गौमय गणेश जी बनाए हैं। गौ सेवा और पालन पोषण के कार्य को तो वो आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी विशेष योगदान दे रहे हैं। इस गौशाला द्वारा गणेश प्रतिमा के साथ ही भक्तों को एक पौधा भी भेंट दिया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के वडोदरा से संजय पागे की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए इस खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई।
और वहीं दूसरे विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ मिली जीत की 80वीं सालगिरह कौन मना रहा है? वो मना रहा है चीन। बीजिंग के तियानमेन चौक पर विक्ट्री डे परेड जारी है। नया सवेरा में आप हमें दीजिए इजाजत और आप इन अद्भुत तस्वीरों का लीजिए आनंद। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।